Good morning. Good afternoon. Now हम आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, केंट के विषय में एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज के क्लास में मैं आप लोगों को इसके एलिमेंट कंस्ट्रक्शंस और प्लान के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। केंट का अध्ययन करना हम लोगों के रिपर्टरी के लिए और हमारे होम्योपैथी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और अगर इसके कंस्ट्रक्शन, प्लान और फिलॉसफी तीनों चीज़ को अगर आप अच्छा से समझ जाते हैं तो होम्योपैथी का प्रैक्टिस जो है सो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के जितने भी आधुनिक रिपर्टरी हैं, नए रिपर्टरी जितने भी आ रहे हैं, सभी रिपर्टरी का आधार या बेस जो है सो आपको केंट रिपर्टरी ही माना जाता है। केंट रिपर्टरी को माना जाता है कि ये प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज इन रिपर्टरी है। प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेज रिपर्टरी का है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, केंट के विषय में मैंने बताया था कि केंट, डॉक्टर जेम्स टायलर केंट 1849 से 1916 तक थे। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रैक्टिशनर थे होम्योपैथी के इतिहास में। और इन्होंने जो फिलॉसफी दिया है, हाईली पोटेंटाइज और चार्ज होम्योपैथिक प्रिपरेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1897 में इन्होंने जो रिपोर्टरी की रचना की, वह होम्योपैथी के प्रैक्टिस करने का एक आधार, एक भविष्य बन गया है ना। होम्योपैथिक प्रैक्टिस का आधार और होम्योपैथिक इसका यूज का और टोटल रिपोर्टरी का एक बेस बन गया। आने वाले समय में जितनी भी रिपोर्टरी हैं, सभी इसी को बेस मान करके चल रहे हैं, थोड़ी सी बदलाव के कारण। एक चीज़ जो डॉक्टर केंट के दिमाग में था, वह है द फिजिशियन मस्ट पेनिट्रेट इनटू द इनर रेसेसेस ऑफ सिम्टम्स। द वेरी लाइफ ऑफ द पेशेंट मस्ट बी ओपन एंड लेड बेयर। जीवन को नंगा कर देना और नंगी स्थिति में देखना, जीवन को नंगा कर देना और जीवन को नंगे स्थिति में देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द फियर, इंस्टिंक्ट, डिजायर, एवर्सन्स, ये सारे महत्वपूर्ण है। और जो दवा जो निकल करके आते हैं इन सभी चीज़ों को करने के बाद में, वह अपने आप में काफ़ी सटीक हुआ करता है, वह काफ़ी सही हुआ करता है। उसके बाद केंट ने जो हम लोगों को मैसेज दिया कि, और ये जो इन्होंने जो अपना प्रैक्टिस शुरू किया, आप शायद जानते होंगे कि ये फिजिशियंस, ये जो थे, ये अपना उस समय के जो प्रैक्टिस सिस्टम था उसके माध्यम से ये चिकित्सा किया करते थे। और काफ़ी उसमें इन्वॉल्व थे। इलेक्ट्रिक जर्नल इस समय इनके काफ़ी लेख छप चुके हैं। और इलेक्ट्रिक मेडिकल काउंसिल में इनका जर्नल में इनका प्रकाशन हो चुका है। केंट अटेंशन वाज फोर्सबली डायरेक्टेड टू होम्योपैथी। कैसे? ये दूसरी तरह की चिकित्सा करते थे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उस समय के जो प्रिवलेंट चिकित्सा पद्धति थी, उसका ये इलाज किया करते थे। लेकिन केंट की पत्नी जब अपने आप बीमार पड़ी और जहाँ उन्हें लाभ नहीं हुआ, तो एक चिकित्सक के द्वारा जो उनके रिजल्ट्स मिले उनके वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, वो इनके लिए परिवर्तन का कारण बना। ये कन्वर्ट हो गए होम्योपैथी में, और तब से ये होम्योपैथी के बहुत ही इनमें इतने डीप में चले गए कि ये काफ़ी होम्योपैथी में एक नया इन्होंने कंट्रीब्यूशंस दिया। और करीब 35 साल तक डॉक्टर केंट हैज बीन कॉन्स्पिक्यूअस figure in the medical circle and for more than 25 years in teaching and practice under the law of the media। 25 साल पढ़ाई का और 35 साल आपको
क्लिनिकल प्रैक्टिस का इनको लिए सबसे एबलेस्ट टीचर और सबसे महान शिक्षक के रूप में माना जाता है अमेरिका में डॉक्टर केंट को। इनके कंट्रीब्यूशंस काफ़ी हैं, रिपोर्टरी, मैथमेटिका, फिलोसफी। इनका जन्म 31 मार्च 1849 में हुआ था और ये 6 जून 1916 में इनका देहांत हुआ था और इनका विवाह क्लारा ल्यूइस केंट के साथ में हुआ था। केंट रिपोर्टरी को हम लोग लॉजिकल यूटिलिटेरियन टाइप ऑफ रिपोर्टरी कहते हैं। लॉजिकल यूटिलिटेरियन यानी कि लॉजिक और यूटिलिटी दोनों का मिला हुआ स्वरूप को जब आप रिपोर्टरी के क्लासिफिकेशंस को देखिएगा तो रिपोर्टरी के क्लासिफिकेशंस में एक क्लासिफिकेशन आता है जहाँ की लॉजिक और यूटिलिटी दोनों की चर्चा की जाती है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं लॉजिकल यूटिलिटेरियन टाइप ऑफ द रिपोर्टरी। इसके अंदर में लॉजिक है कंस्ट्रक्शन में और यूटिलिटी है इनका फंक्शन में। लॉजिक कंस्ट्रक्शन का एक पूरा जो बनावट है रिपोर्टरी का जो रचना है वह एक लॉजिक के तहत बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर अर्थ व्यर्थ में है, सारे एक प्रिंसिपल पर है और पूरे रिपोर्टरी के दौरान में आप उस स्ट्रक्चर को आप देखिएगा और जो कि इसके फंक्शनल यूज के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ये 19वीं शताब्दी में 2 प्रोमिनेंट स्कूल हुए थे। एक को कहते हैं प्यूरिटन ग्रुप्स और जो बॉनिगेसन ग्रुप का था और दूसरा था आपको ये प्यूरिटन ग्रुप। प्यूरिटन मतलब कि प्योर फिलॉसफी के बेस पर था जो कि डॉक्टर बॉनिगेसन का था और दोनों ग्रुप का दोनों पद्धति का लॉजिको यूटिलिटेरियन यानी कि लॉजिक के आधार पर प्रैक्टिकल देखना और एक वहाँ पर दूसरा था फिलॉसफी के आधार पर देखना। तो बॉनिगेसन रिपोर्टरी को हम लोग फिलोसॉफिकल प्यूरिटन ग्रुप में रखते हैं और केंट के रिपोर्टरी को हम लोग लॉजिकल यूटिलिटेरियन टाइप ऑफ द रिपोर्टरी में रखते हैं। केंट का जो ओरिजिनल प्लान था ये था सभी मटेरियल को जो जैसा रिपोर्टरी में उपलब्ध था उसको इकट्ठा करना है ना। उन्होंने कई एक रिपोर्टरी से पहले समय के लिप्पे की रिपोर्टरी, बॉनिगेसन की रिपोर्टरी, सारे चीज़ को मटेरियल को इन्होंने कंपाइल किया और इस कंपाइलेशंस में इन्होंने अपने नोट्स लिखे बनाए और जो कि अपने मैथमेटिका में जो उन्होंने अध्ययन किया था उसको ऐड किया और उसका एक कंपाइलेशन किया। यानी कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर्स में जो रिपोर्टरी सिम्टम्स थे और दूसरा जो इन्होंने अपने खुद लेक्चर के दौरान और अपने क्लिनिक में जो अध्ययन किया था उनका इन्होंने कंपाइलेशन किया था। और इसमें केवल क्लिनिकल सिम्टम्स ही नहीं कुछ ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी सिम्टम्स को भी इन्होंने डाला जिसका कि रिसर्च करने की आवश्यकता थी और इसको हर एक चीज़ को इन्होंने कई एक बार चेक करने के बाद में इसका इस्तेमाल किए और चेक करने के बाद में इन्होंने पाया कई एक गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, कोई छूट गया है, कोई ज़्यादा है, तो सबको हटाने का प्रयास किया, पुराने रिपोर्टरी के भी और अपना खुद का जो इन्होंने सिम्टम्स इकट्ठा किया था उन सब में इन्होंने अध्ययन करने का कोशिश किया है। इनका जो ओरिजिनल प्लान में थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को जो ये इम्पोर्टेंस दिया गया है उसको इसको जनरलाइजेशन और मॉडलिटी ये सब मिक्सअप करके इन्होंने जनरल मॉडलिटी, इमेजिनेटिव को भी इसको ब्रेक करके सिम्टम्स में डाला। लिप्पे के सिम्टम्स को में जो कंफ्यूज्ड मॉडलिटी थे उसमें चेंजेस किया। जार के में जो क्लिनिकल सिम्टम्स पर जिस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था उसको इन्होंने अध्ययन किया। हेम्पेल के सिम्टम्स रिटेन इन द वर्ड्स ऑफ प्रूवर एंड दे में लीड कन्फ्यूजन। हेम्पेल ने जो प्रूवर के वर्ड में जो सिम्टम्स दिए हुए थे जो कि कन्फ्यूजन पैदा कर सकते थे उसका इन्होंने जांच किया। फिर नर के क्लिनिकल सिम्टम्स जो टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट ऑब्जर्वेशंस और ओल्ड स्कूल था उसको भी इन्होंने लाया और जेंट्री के सिम्टम्स को कई एक बार
जहाँ पर कि कंफ्यूजन है उसको अध्ययन करने के पश्चात जो सही निकला उसी को इन्होंने इस्तेमाल किया। तो आप देख रहे हैं थेराप्यूटिक पॉकेट बुक से लेकर के लिप्पे के सिम्टम्स के साथ में, झाड़ के साथ में, हेम्पल के साथ में, नर के साथ में, यानी कि उस समय तक, इनके समय तक जितने रिपोर्टरी बन चुके थे सबको इन्होंने अपने रिपोर्टरी में समावेश करने के लिए प्रॉपर अध्ययन किया, उनका क्लासिफिकेशन किया, उनका प्यूरिफिकेशन किया और उसके बाद ही उसको अपने रिपोर्टरी में समावेश किया। केंट ने उन सभी चीज़ को डिस्कार्ड किया, माने छोड़ दिया, जिसमें कि इनको काफ़ी कंफ्यूजन था। और इसके काम को मदद करने के लिए इनकी पत्नी ने इनका काफ़ी साथ दिया। जो फॉर्मेट बनाने में, इसके रिपोर्टरी का जो फॉर्मेट बना, इनके छात्रों ने यहाँ ये अपने छात्र से कोई मदद नहीं लिए, अपने स्टूडेंट से सब काम अपने किए, लेकिन इनकी पत्नी इनको मदद की फॉर्मेट बनाने के लिए। तो अपनी पत्नी और अपने वाइफ अपने दोनों को मिल करके ही ये इस कार्य को पूरा किए हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। ये स्टूडेंट्स के सहारे नहीं किया क्योंकि इनको खुद में अपने विश्वास था, इसलिए इन्होंने अपने माध्यम से काम किया। और कंपाइलेशंस करने के बाद में ये अपने क्लिनिक में इसका व्यवहार पहले करना शुरू किया। और बाद में जब प्रोफेशंस मैंने समाज में जो मांग होने लगा तो इन्होंने पब्लिकेशंस के लिए कदम उठाया। सबसे पहले जब रिपोर्टरी बनने के बाद में ये रिपोर्टरी को पब्लिश नहीं कराया था, अपने काम में लाते थे। इस रिपोर्टरी जो इन्होंने कंपाइल किया था इसको केवल अपने काम में लाते थे। आप याद सोच करके अंदाज लगाइए, उस ज़माने में जहाँ की कंप्यूटर नहीं था उस समय में कितने कागज़ अपने टेबल पर रखते होंगे, और वह भी कॉपी के फॉर्म में, रजिस्टर के फॉर्म में, और हर एक पन्ना को उलटना कितना कठिन होता होगा। और इसका जो उस ज़माने में इसके जब मूल्य निकाला गया कि इसको छापने में कितना पैसा लगेगा, तो पाया गया कि $9,000। आज आप उस समय का $9,000 और आज का $9,000 आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना हो सकता है। और इतना होने के कारण इन्होंने जब बोरिक एंड टैफर को कहा था तो वो उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात में नहीं है। फिर बाद में सोचा गया इस रिपोर्टरी को कैसे पब्लिश किया जाए, तो लोगों ने कहा कि चलो इसको मैगजीन जैसा बना करके, माने कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके पब्लिश किया जाए। फिर बाद में इसको कंपाइल किया गया और इनको इस तरह से 200 सब्सक्रिप्शंस मिले, माने 200 डॉक्टर आए और $30 दे करके इनका ये काम जो है सो पूरा किया गया। तो ये पैसे चंदे करके, माने सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करके, मैगजीन का सब्सक्रिप्शन के जैसा जो पब्लिकेशंस का जो होता है मैगजीन का, उस तरह से चंदा इकट्ठा करके इन्होंने इस किताब को प्रकाशित करने का निर्णय किया। यह आप सोच सकते हैं कितना महान काम था। आज के समय में किताब छापना कितना आसान है, और आप अंदाज लगा सकते हैं जिस ज़माने में यह किताब छपा था उसका कितना इसका वैल्यू रहा होगा। फर्स्ट एडिशन ऑफ रिपोर्टरी जो है सो लूज शीट में था और 1897 में छप करके आया। 1897 में 18वीं शताब्दी के 97 ईयर में ये पब्लिश होकर के आया। और बाय द टाइम सेकेंड वॉल्यूम के समय में इसमें जब छपने की दूसरे वॉल्यूम छपने की बारी आई थी तो जितने लोग पहले आए थे उसमें से 90 लोग भाग गए, पैसा उन्होंने नहीं दिया। आप सोचे कितना स्ट्रगल था। सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड बाय केंट्स वाइफ, ही वाज इन लैंचेस्टर। उस समय में ये लैंचेस्टर में थे और वहाँ पर ये पब्लिश किए। रिपोर्टरी वाज इशूड इन द बुक फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1899 और 1899 में पहली बार ये किताब जो है सो एक किताब के फॉर्म में हम लोगों के सामने में उपलब्ध हुआ, दुनिया के सामने में यह प्रकाशित हुआ। इस रिपोर्टरी के 3rd एडिशन हुए और अपने मृत्यु के समय में
डॉक्टर ये जो अपने तीन हैंड रिटेन करेक्टेड कॉपी को ये छोड़ गए थे, जो कि थर्ड एडिशन ऑफ हिज रिपोर्ट्री बना, जो अपने जन्म के समय में अपने जब तक जीवित रहे तो अपने जहाँ जहाँ गलत छपने में पहले के समय में करेक्शन करना, टाइप सेटिंग करना, प्रूविंग करना, ये कंप्यूटर के जैसा टाइप सेटिंग नहीं हुआ करता था, डाटा एक छोटे छोटे ब्लॉक बना करके हुआ करता था, तो उसमें आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी गलतियां रह गई होंगी। तो पहले एडिशन में सुधार किया, दूसरे एडिशन में सुधार किया, और तीसरे एडिशन में जब सुधार किए थे तो वो हैंड रिटेन था, जो कि बाद में उसको पब्लिश हुआ। इस किताब के प्रस्तावना में अपने काम के विषय में ये लिखते हैं कि द थर्ड एडिशन कंप्लीट्स माई लाइफ वर्क, यह तीसरा एडिशन मेरे जीवन का काम को पूरा करता है ना। I have brought up to date. I have rearranged and made numerous corrections in addition to adding of many new remedies. I have verified every symptoms in the book. You will find after remedy of all any value contained herein, and the book is complete. He corrected and perfected the third edition mostly during 1906 से 1909 तक में ये अपनी तैयारी कर चुके थे। These three handwritten copy of the third edition, one was with Dr. Gladin. अब देखिए ये हैंड रिटन कॉपी का 3 कॉपी किया गया था, जिसमें कि एक कॉपी ग्लैडिन के पास में था, एक डॉक्टर जेएस कुग के पास में था, और एक जो था सो उसके पत्नी के पास में था, क्लारा लुइस केंट के पास में था। डॉक्टर एहर्ट विद द हेल्प ऑफ ग्लैडविन एंड जेएस कुग पब्लिश द थर्ड एडिशन इन 1924 में, है ना। डॉक्टर एहर्ट ने इसको पब्लिश किया ग्लैडविन के और कुग के सहयोग। और पाया जाता है कि इसके केंट के मरने के पश्चात भी कुछ बहुत सारी गलती थी, जो कि कंपेयर करने के बाद में थर्ड एडिशन को मिस्टेक को जो कैरिड रह गया था। द केंट्स करेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट वाज विथ ग्लैडविन एंड शी नोटेड द मिस्टेक एंड पब्लिश्ड इट इन द होम्योपैथिक रिकॉर्डर वॉल्यूम 1928 में। जो है केंट में जो गलतियाँ रह गई थी उसे पुनः प्रकाशित किया गया था, जो कि बाद में ऐड कर दिया गया। फोर्थ एडिशन जो है इस किताब का शिकागो में पब्लिश हुआ, शिकागो में 1935 में बाय एहार्ट और क्लारा लुइस केंट के मदद से और ग्लैडविन, ये तीनों कोई की मदद से। 5वां एडिशन जो केंट का है वह 1939 में हुआ, लेकिन उस समय में जो युद्ध छिड़ गया था, लड़ाई छिड़ गया था, इसलिए ये जो है तो 1945 में पब्लिश हो पाया था। 1945 में शुरू तो किया गया, लेकिन लड़ाई छिड़ जाने के कारण ये जो है सो 1945 में इसका प्रकाशन हुआ। और छठा अमेरिकन एडिशन 1957 में पब्लिश हुआ, और फर्स्ट इंडियन एडिशन जो है सो आपको 1961 में। तो ये तो लंबा इतिहास है कि कैसे ये अपने पहले एडिशन से छठे एडिशन तक पहुंचा, और उसके बाद में यह इंडियन एडिशन का पहला एडिशन ये बना। ये बहुत ही लंबी यात्रा है, बहुत ही मेहनत का फल है। आज के ज़माने में इस मेहनत को आप अंदाज लगा करके ही कह सकते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, जिससे कि डॉक्टर केंट के आँख चले गए, उनका ज़िंदगी चला गया, और अपने छोड़ गए अपने सारे चीज़ को इसी किताब के रूप में। तो आप देखिएगा कितने एडिशन हुए हैं। फर्स्ट एडिशन 1897, सेकेंड एडिशन 1908, थर्ड एडिशन 1924, फोर्थ एडिशन 1935, फिफ्थ एडिशन 1945, और सिक्स्थ एडिशन 1957, और सिक्स्थ इंडियन एडिशन 1961। 1, 3, 4, 5, 6, 7 एडिशन इसके उपलब्ध हैं। केंट के और भी बहुत सारे बुक्स हैं, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण है वह लेक्चर्स ऑन फिलोसफी, पतली सी किताब है,
लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका ये काफ़ी अच्छा कंपाइलेशन है जो सब लोग यूज करते हैं। न्यू रेमेडीज क्लिनिकल केसेस और लेसर राइटिंग इनका एक बड़ा अच्छा प्रकाशन है। फिर डनहम लेक्चर्स है इनका। फिर यूज ऑफ द रिपोर्टरी कैसे यूज करते हैं, हाउ टू स्टडी द रिपोर्टरी। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है व्हाट द डॉक्टर नीड टू नो इन ऑर्डर टू मेक ए सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन। तो छात्रों देखिए कितनी मेहनत की गई है और आप इसे अंदाज लगा सकते हैं और इसको पढ़ने में आपको कितना कम आसान, कितना सरल महसूस कर रहे हैं और कितनी मेहनत की गई थी, इस दोनों का मिलान आप कर सकते हैं। इसके मिस्टेक्स जो हैं कई काफ़ी हैं अभी। देखा थर्ड एडिशन पब्लिश हो जाने के टेंथ के में देखने के बाद में इसमें थर्ड एडिशन में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो कि अभी भी प्रेजेंट एडिशन में है। और एक कॉपी जो था जो ग्लैडविन के पास में था उसमें जो करेक्शन किया गया था वो बाद में फिर करेक्शन नहीं हो पाया है। और थर्ड एडिशन ऑस्टिन का था जो इस पियरे स्मिथ को दिया गया था और पियरे स्मिथ जो है तो थर्ड और फोर्थ, इसलिए ये लगातार थोड़ा सा गलतियाँ इसके अंदर में बहुत सारे बरकरार हैं। और आज के समय भी कुछ गलतियों को कहा जाता है कि डॉक्टर केंट ने सुधार दिया था लेकिन वो इंक्लूड नहीं हो पाया। और कुछ गलतियाँ शायद कहा जाता है कि लोगों ने इसके, और चूँकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हो गया है नहीं, तो अब वो कैसे सुधारा जाए वो लोग उसी को मान करके आज के जो बाद में चल करके कुछ लोगों ने इसमें खुद अपनी सुधार करने का प्रयास किया, यानी कि केंट के द्वारा नहीं, उन लोग के अपने मिस्टेक्स को देखे गए। पियरे स्मिथ ने अमेरिकन एडिशन में और इंडियन एडिशन में जो गलतियां थी उसको देखा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को में गलतियां देखा, स्पेलिंग के करेक्शंस में देखा, रूब्रिक्स और सब रूब्रिक्स में देखा। और बाकी ये कुछ करेक्टेड कॉपी था जो कि चोरी कर दिया हो गया था जिसके कारण वो पब्लिश नहीं हो पाया था। और डॉक्टर संधू ने इसके कॉपी को पाया, इंडियन डॉक्टर हैं डॉक्टर संधू, और वो इनके करेक्शंस किया था। फिर बाद में आकर के ये किताब जो है सो इंडिया में फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था और सेकेंड वॉल्यूम पब्लिश किया गया। पियरे स्मिथ के रिक्वेस्ट पर और डॉक्टर संधू के जो वो मैन्युस्क्रिप्ट मैनेज करने के बाद में, करेक्शन करने के बाद में, दिल्ली के डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा, जो कि वो जो चोरी किया था उस व्यक्ति से संपर्क करके उसको मैन्युस्क्रिप्ट को हासिल किया और इसे डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र ने अपने एडिशंस के साथ में इसका पब्लिश किया। ये 7th एडिशन जो है सो आपको 1974 में पब्लिश हुआ था डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र के देख रेख में, जिसे कि हम लोग इसका नाम इन लोग देते हैं केंट्स फाइनल जनरल रिपोर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका। फाइनल जनरल रिपोर्टरी है ना, पहले ये नाम नहीं था, बाद में 7वें एडिशन में डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र ने इसे फाइनल रिपोर्टरी ऑफ द होम्योपैथिक मैथमेटिका बोला। और इसमें फिर बाद में लोगों ने केंट रिपोर्टरी में कुछ रूब्रिक्स ऐड करना शुरू किया। अर्ली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी में CM बोगर ने इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स को इसमें ऐड किया। CM बोगर ने इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स को ऐड किया। उसके बाद में डॉक्टर गिथल कॉस ने भी ऐड किया। डॉक्टर RP पटेल ने भी एक करेक्टेड इम्प्रूव केंट रिपोर्टरी को प्रकाशित किया। फिर डॉक्टर शिवरमन, इन्होंने भी एक इसमें प्रकाशित किया। और जर्मनी के डॉक्टर कुंजले ने इसका करेक्शंस और कॉपी करके रिपोर्टोरियम जनरले नाम से प्रकाशित किया। यह भी अपने आप में, तो आप देख रहे हैं केंट के रिपोर्टरी, ओरिजिनल रिपोर्टरी बाद में चल करके लोगों ने अलग अलग ढंग से अपने अपने ऐड करके अपना अपना रिपोर्टरी तैयार किया। और आज आप जो देख रहे हैं सिंथेटिक रिपोर्टरी है, और वह जो है तो जो 3 वॉल्यूम में है सिंथेटिक रिपोर्टरी, वह केंट के जनरल चैप्टर को लेकर के तैयार किया गया है। और लास्ट डिकेड, अभी 20वीं शताब्दी में के अंतिम समय में केंट के जो
रिपर्टरी ये बहुत सारे रिपर्टरी के फाउंडेशन स्टोन माना जाता है, खास करके सिंथेसिस फ्रेडरिक स्ट्राइन्स का, है ना, आप सभी कोई वाकिफ होंगे फ्रेडरिक स्ट्राइन्स का। फिर आपको रॉबिन मर्फी का रिपर्टरी है, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी। फिर रॉगर वॉन जंडूवर्ट, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपर्टरी है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। इसका नाम है कंप्लीट रिपर्टरी, आजकल इसको लोग यूनिवर्सल रिपर्टरी भी बोलते हैं। फिर डॉक्टर कॉलेबर्ग का केंट कंपैरेटिव रिपर्टरी है। फिर एक डॉक्टर पटेल ने एक रिपर्टरी तैयार किया है क्रॉनिक माइल्म के संबंध में रिपर्टरी, जो कि आर.पी. पटेल ने तैयार किया है। तो ये सारे चीज़ जो हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट समय रहे हैं, जो कि हम लोग आप रिपर्टरी में देखिएगा। केंट ने इसमें 3 टाइपोग्राफी को यूज किया था ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स को। जैसा कि आपने बॉनिगेसेंस में देखा था, उसमें 5 है, केंट ने 3 टाइपोग्राफी यूज किया, जिसमें कि जो बोल्ड लेटर है उसको 3 मार्क दिया है, फर्स्ट ग्रेड है, जो कि काफ़ी सभी प्रूवर में देखा गया था। दूसरा इटैलिक्स दिया था, इसको 2 मार्क दिया गया, इसको सेकेंड ग्रेड कहते हैं, जो कि कुछ प्रूविंग में देखा गया था लेकिन कंफर्म नहीं था। और फिर तीसरा जो है सो रोमन है, ये 1 मार्क दिया गया, इसको थर्ड ग्रेड है, क्योर के द्वारा कुछ पेशेंट में देखा गया, इसीलिए उसे क्लिनिकल सिम्टम्स के रूप में ऐड किया गया। डॉक्टर धावले का मुताबिक 3 मार्क जो केंट का है वह 5 मार्क जो है वो बॉनिगेसेंस के 5 मार्क्स के बराबर है, और 2 मार्क जो केंट का है वह 3 और 4 का मिश्रण है, और 1 मार्क जो है सो आपको बॉनिगेसेंस का 2 और 1 का मिश्रण है। तो ये कंपैरिजन है बॉनिगेसेंस के 5 को 3 में बांटने का। इसके अंदर में इस किताब के अंदर में आपको 648 रेमेडीज है। पूरे मेडिकल रिपर्टरी में 648 दवाइयाँ हैं, और इस दवा का एक इंडेक्स बना हुआ है रिपर्टरी के सामने में ही पहले ही दिया गया है। और इसमें बहुत सारे ड्रग्स जो है हटा दिए गए थे, लेकिन अभी इसके बहुत सारे जो कंफर्म नहीं थे उसको हटा दिए गए। अब आते हैं इसके प्लान और कंस्ट्रक्शन के संबंध में। हम लोगों का जो क्लास का समय है ये यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैं यहाँ पर आपको स्टॉप करता हूँ आज का, और इसको फिर कैरी ऑन करेंगे हम लोग अगले क्लास में।